हेलो बच्चों, बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है। आपके एग्जाम होने जा रहे हैं 4 मई से। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए 100 डेज का एक रिवाइज्ड प्लान। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 के जो कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इस आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, पूरा एक एनालिसिस कि किस तरह से आप अपने इन 100 डेज को यूटिलाइज कर सकते हो और बेस्ट से बेस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हंड्रेड डेज की इस स्ट्रेटेजी को बच्चों मैंने 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करा है। टाइम स्लॉट नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा है 60 डेज का। टाइम स्लॉट नंबर 2 है थोड़ा सा छोटा 25 डेज का। और सबसे क्रूशियल टाइम स्लॉट नंबर 3 है सिर्फ 15 दिनों का। तो सबसे पहले जब आप अपना प्लान बनाएंगे तो इन 3 टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करेंगे। 60 डेज में हमारी अलग स्ट्रेटेजी चलेगी, देन नेक्स्ट 25 डेज में हम अलग तरह से काम करेंगे एंड लास्ट 15 डेज में हम अलग तरह से काम करेंगे। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस निकाला है कि अगर आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा तो कितना समय लगना चाहिए आइडियली किसी भी अपने सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट की बात करें तो 40 आवर्स की स्टडी में आप उसके पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। सिमिलरली मैथ्स को आप 50 आवर्स में खत्म कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को आप 35 आवर्स में खत्म कर सकते हैं, बीएसटी को 30 और इंग्लिश को 25 आवर्स में खत्म कर सकते हैं। अगर आप अपने इसमें टॉप 5 सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ आवर्स काउंट करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर हमको लगभग चाहिए 180 आवर्स, 180 घंटे। तो इन 180 घंटों के अंदर हम अपने पूरे 5 सब्जेक्ट्स की कोर्स कंप्लीशन की स्टडी अवश्य कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सबसे पहले टाइम स्लॉट पर, यानी 60 डेज के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। 60 डेज की स्ट्रेटेजी को बच्चों मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कैटेगरी 1 में मैंने उन बच्चों को रखा है जिनका अभी तक कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, और कैटेगरी 2 में मैंने उन बच्चों को रखा है जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। पहले बात करता हूं मैं कैटेगरी 1 के बच्चों से। कैटेगरी 1 के बच्चों को 3 घंटा डेली देना है अपने कोर्स कंप्लीशन पर। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि आपको टोटल 180 आवर्स चाहिए अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप 60 डेज तक डेली 3 आवर्स दोगे तो 60 इंटू 3 आपके 180 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपकी पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कोर्स को खत्म करना है, क्योंकि आपका अभी तक कोर्स भी नहीं हुआ। तो कोर्स खत्म करने के लिए डेली 3 घंटा आपको पढ़ना है, अपने कोर्स को आगे लेके जाना है, जिसमें आप 3 घंटे के अंदर किस तरह से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस करता हूं। आपको डेली 3 घंटे की अपनी स्टडी करनी है, तो इन 3 घंटों को मैंने रोटेट कर दिया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, सो दैट कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो डे 1 पर 3 सब्जेक्ट्स हैं, डे 2 पर 3 सब्जेक्ट्स हैं, डे 3 पर 3 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको फिर से रिपीट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं 3 दिनों के अंदर आपको 2 घंटे मिल जाते हैं अपने अकाउंट्स को खत्म करने के, 2 घंटे मिल जाएंगे अपने मैथ्स को खत्म करने के, 2 घंटे मिल जाएंगे इको और बीएसटी को भी खत्म करने के लिए। इंग्लिश के लिए मैंने 1 ही घंटा रखा है, क्योंकि आमतौर पर पहला एग्जाम इंग्लिश का होता है और उससे पहले जो हमारे पास 7-8 दिन का गैप होता है उसमें हम अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। 3 घंटे कोर्स को देने के बाद जो आपके पास बचा हुआ दिन है उसमें आपको 1 घंटा देना है राइटिंग पर, 1 घंटा देना है रिवीजन पर, 1 घंटा देना है लर्निंग पर, और 1 घंटा देना है सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस पर। ये चीजें क्या है, राइटिंग, लर्निंग, रिवीजन, इनमें करना क्या है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अब आता हूं कैटेगरी 2 के बच्चों पर। कैटेगरी 2 के बच्चों पर कोर्स कंप्लीशन का ऐसा कोई दबाव नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि आपके वो 3 आवर्स कोर्स वाले यहां पर नहीं लिखे हुए, लेकिन आपकी बाकी चीजों का समय बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके पास वही 24 घंटे का जो दिन है पढ़ने का, उसमें अब आपको 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर रिवीजन करना है, 1.5 आवर आपको राइटिंग करना है, 1 आवर आपके रिवीजन के लिए है, और 2 आवर्स है आपकी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। तो चाहे आप कैटेगरी 1 में हो या चाहे कैटेगरी 2 में हो, सैंपल पेपर्स आपको अभी से करने तो पड़ेंगे, यानी कि प्रैक्टिस पेपर्स अभी से क्वेश्चंस करने तो पड़ेंगे। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बच्चों का 60 दिन का पूरा प्लान चलेगा इसके हिसाब से। अब इसमें राइटिंग, रीडिंग या लर्निंग या रिवीजन या नोट्स, इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का
क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि आखिर हम अपने दिन में जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और कर रहे हैं तो क्या करें। तो जहां जहां मैंने लिखा है राइटिंग, राइटिंग का मतलब है ऐसी चीज जो आपको रजिस्टर में लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां पर मैंने डाला है अकाउंट्स को और मैथ्स को, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। आप हाथ रख के याद नहीं कर सकते या कुछ भी हवा में नहीं कर सकते। तो राइटिंग का मतलब है जहां पर भी मैंने टाइम टेबल में राइटिंग दिया है, दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात करूं रिवीजन या नोट्स की, रिवीजन या नोट्स का मतलब है कि जहां पर आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। आपने कुछ बुक से पढ़ा, आपको समझ आया, उसी चीज को समराइज्ड वे में फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप छोटा छोटा लिख सकते हैं, मेन हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो आपको बीएसटी में ऐसा करना चाहिए सबसे ज्यादा, और इकोनॉमिक्स में भी, इंडियन इको में आप ऐसा कर सकते हैं। तो जहां पर भी हमने लिख रखा है नोट्स या रिवीजन, दैट मीन्स आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है छोटी छोटी पढ़ते पढ़ते बीएसटी की और इकोनॉमिक्स की। अब आता हूं लर्निंग पर। लर्निंग मतलब कि जो आपको हार्डकोर याद करना है, रटना है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफी चीजें रटनी पड़ती हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज रटनी पड़ती है। अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसके फॉर्मेट्स रटने पड़ते हैं। या कई बच्चे जो इग्नोर करते हैं अकाउंट्स की थ्योरी, उसको अपने उस लर्निंग वाले टाइम में जरूर फिट करो, क्योंकि अकाउंट्स की थ्योरी भी 8 से 10 नंबर की वेटेज रखती है। या आप उसको छोड़ देते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हो क्वेश्चंस की। तो अकाउंट्स की थ्योरी पर भी आप पूरा फोकस करना लर्निंग वाले टाइम पर। और बात करूं मैथ्स की या किसी और इकोनॉमिक्स में फॉर्मूले वाले चैप्टर की, तो फॉर्मूले एक ऐसी चीज है जितना पढ़ोगे, जितना याद करते रहोगे, आपके माइंड में छोटी छोटी बातें फिट होती रहेंगी। तो लर्निंग वाले टाइम पर आपको अपने इंग्लिश, अपने अकाउंट्स की थ्योरी या फॉर्मूले या किसी भी ऐसी चीज को लर्न करना है जो आपको पता है कि ये तो मुझे रटनी ही पड़ेंगी। और सबसे जरूरी, सैंपल पेपर जहां पर भी मैं लिख रहा हूं, इट मींस आपको एग्जाम में लिखे जाने वाले आंसर की तरह ही अपना आंसर लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें आप उसको रफ तरह से नहीं ले सकते, नहीं तो मॉक ड्रिल की तरह प्रैक्टिस नहीं होगी। मॉक ड्रिल मतलब कि जो एग्जाम में आप करने जा रहे हो वही आपको घर पे बैठ के करना है। तो पेपर जब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल पेंसिल, स्केल, पेन, शीट अच्छे से साफ सुथरी, कोई कटिंग नहीं, कोई ओवर राइटिंग नहीं, जितना नीट एंड क्लीन कर सकते हो उतना नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह। वो होगी आपकी प्रॉपर सैंपल पेपर प्रैक्टिस। तो हमारे इन 100 दिनों का जो पहला टाइम स्लॉट है 60 दिन का, वो इस तरह से चलेगा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बच्चों के लिए। अब दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए एक काम करना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आपने वो नहीं करा तो आपके नेक्स्ट 25 डेज जो है वो बेकार हो जाएंगे। वो है, हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं, हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट अवश्य होता है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर अटक जाता है जो आप गलत करते हो, या जिसको देख के आपको लगता है ये तो डर लग रहा है मुझे, ये तो मैं कर नहीं पा रहा। हो सकता है अकाउंट्स में आपसे आईओडी ना निकलता हो, मैथ्स में आपसे हो सकता है इंटीग्रेशन का कोई और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ना होता हो, बीएसटी में हो सकता है आपसे केस स्टडी नहीं सॉल्व हो रही किसी चैप्टर की, इको में हो सकता है आपसे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे, एंड सो ऑन। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपको डराने वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन्हें मैं बोलता हूं फियर फैक्टर। हर सब्जेक्ट की आपको लिस्ट बनानी है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मुझे ये क्वेश्चन डराता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर आपने चैप्टर वाइज लिस्ट बना ली कि रेशियोज के अंदर मुझे इन इन क्वेश्चनों में डाउट था, इन इन रेशियोज में मुझे डर लगता है, इन इन रेशियोज के अंदर मुझे शायद समझ नहीं आया, मैंने प्रैक्टिस में इनके क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स, मुझे इसमें ये टॉपिक अभी तक नहीं क्लियर हुआ, इस टॉपिक में मेरे स्कूल में नंबर कटे थे। आपको जिन चीजों से डर लगता है उन सारी चीजों की लिस्ट लिखी होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये नहीं करा तो नेक्स्ट 25 दिन आपके खराब होने जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। तो 60 डेज में आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज करनी है वो है अपने फियर फैक्टर की लिस्ट बनानी है सब्जेक्ट वाइज। मुझे सब कुछ लिखा हुआ चाहिए कि सर मुझे इनसे डर लगता है। अगर पूरे कोर्स से डर लग रहा है तो वो भी मेंशन करो टॉपिक वाइज, पूरे कोर्स में क्या, आईओसी नहीं निकल रहा लिखो, आईओडी नहीं निकल रहा लिखो, आईओएल नहीं निकल रहा लिखो, मैनेजर कमीशन नहीं निकल रहा लिखो, नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं निकल रहा लिखो, उसमें इनकम मेथड नहीं आ रहा लिखो, बीएसटी में प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रही वो लिखो, जो लिखना है, बट आपके पास फियर फैक्टर की लिस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने सबसे पहले 60 दिनों को कवर करेंगे। 60 डेज के कंप्लीशन पर दोनों कैटेगरीज डिसॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि अब हर बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और होना भी चाहिए।
तो नेक्स्ट 25 दिनों में जो हमें करना है वो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 60 डेज में मैंने आपसे बनवाई थी हर सब्जेक्ट की फियर फैक्टर की लिस्ट कि जिन जिन चीजों से आपको डर लगता है। तो अगले 25 दिन आपको 3 घंटा डेली देना है उन सारे फियर फैक्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट का मतलब अपनी उस लिस्ट में आप एक एक करके कट करते रहोगे। उस लिस्ट में आपने लिखा था मुझसे आईओसी नहीं निकलता, आईओसी निकालना सीखो, उसी की प्रैक्टिस करो, उसी के क्वेश्चन करो और वो कट। आईओडी नहीं निकल रहा, उसी के क्वेश्चंस करो, उसी की प्रैक्टिस करो, फिर वो कट। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे, उन्हीं की प्रैक्टिस करो, उन्हीं क्वेश्चंस को करते रहो जब तक निकल ना जाए, उसको भी कट। हर सब्जेक्ट की आपको अपने फियर फैक्टर की लिस्ट को 0 करना है। तो अगले 25 दिन 3 घंटा डेली होगा आपका फियर फैक्टर एलिमिनेशन। फिर शुरू होगा आपका असली खेल, जिसको बोलते हैं फुल मॉक पेपर, यानी कि आप टेबल चेयर पर बैठकर पूरा का पूरा 3 घंटे का एक पेपर सॉल्व करेंगे। आपको अपने पांचों सब्जेक्ट्स के एक एक पेपर जरूर सॉल्व करने हैं इन 25 दिनों के दौरान। तो अगर आप डेली एक पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने पांचों सब्जेक्ट्स के 5 पेपर इन 25 दिनों में सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका एक बैलेंस मेंटेन रहेगा पांचों सब्जेक्ट का। कई बार बच्चे एक सब्जेक्ट के पेपर ज्यादा कर लेते हैं जिसमें दिलचस्पी है, इंग्लिश या बीएसटी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, हर सब्जेक्ट के आपको 5 पेपर्स एटलीस्ट कवर करने ही हैं। और 1 घंटा मैंने रखा है आपकी लर्निंग जो एज इट इज चलती रहेगी या रिवीजन, उसके लिए। और फिर फाइनली आप पहुंच जाओगे अपने आखिरी 15 दिनों में। आखिरी 15 दिन सिर्फ और सिर्फ होते हैं अपनी प्रैक्टिस को पॉलिश करने के लिए। कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ अलग से राइटिंग लर्निंग नहीं करना, सिर्फ आपको करना है रिवीजन, ताकि आपका माइंड जो है वो सारी चीजों को रिकॉल करता रहे। अच्छा रिवीजन करना है और डेली सिर्फ लिखने और बैठने की हैबिट होनी चाहिए माइंड और बॉडी को। तो इसीलिए आपको डेली सॉल्व करने हैं 2 सैंपल पेपर्स डेली सॉल्व करने हैं। एक सुबह कर लिया, एक रात को कर लिया, बीच के दिन में जैसे मर्जी यूटिलाइज करो, 2 घंटा रिवीजन का रखना है। इस तरह से आप अपने आखिरी 15 दिनों को यूटिलाइज करोगे तो कंप्लीट 100 दिन की स्ट्रेटेजी जब आपकी फिनिश हो जाएगी तो आपका कोर्स भी खत्म, आपकी राइटिंग भी हो गई, आपकी लर्निंग भी हो गई जो पूरे लगभग 85 डेज तक चली। आप रिवीजन भी कर रहे हो, साथ साथ आपके प्रैक्टिस पेपर भी शुरू से चल रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर छोड़ने नहीं है, सैंपल पेपर छोड़ने नहीं है। पहले फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, फिर थोड़ी सी बढ़ गई थी, लास्ट के 15 दिनों में सबसे पीक पर रहेगी। तो इस तरह से आप बिल्कुल एग्जाम के फ्लो में ढल जाओगे। तो 100 दिन की ये स्ट्रेटेजी थी बच्चों मेरी सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अवश्य अच्छे आएंगे। तो सभी बच्चों को प्यारे प्यारे मेरे ऑल द वेरी बेस्ट आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए।